सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जरूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, कई नए कोर्सेज भी आपके आएंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स टुडे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर EFF मतलब जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, इकोनॉमी का टॉपिक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइंस टेक का टॉपिक है। RODTEP इकोनॉमी का टॉपिक है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी, इसी पर मेंस का प्रश्न है। ये टॉपिक एनवायरनमेंट और साइंस टेक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनिज्म शब्द का मतलब क्या होता है, पॉलिटी का टॉपिक है। और अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल कंसेप्ट है, ये भी एनवायरनमेंट का टॉपिक है। और फिर मेंस का है। तो देखो क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए फ्रेम भी किए हैं वो किस तरीके से, टॉपिक्स को कैसे पिक किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको कहा, जब आप ऐसे टॉपिक्स को कवर करोगे तो आपको पता है ये सब कुछ आपके सिलेबस के अंदर है, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से है। 5am सीरीज और इन दोनों को कंबाइन कर लो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एक बार आप कर सकते हो। जैसे हम लोग एक सेशन कर रहे हैं जहां आपको दूसरी जगह आपको लगता है ये बेस्ट है, वहां करके देखो, टॉपिक्स का कंपैरिजन करो। ये आप देख सकते हैं, यू विल फाइंड कि आप एक यूपीएससी रेलेवेंट कंटेंट यहाँ पे आपके लिए बेटर है। और उस चीज़ को आपको फॉलो कंटिन्यूसली बेसिस में करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आपका माइंड फ्लक्चुएट करेगा ना कि ये भी कर लें वो भी कर लें, तो असल में फिर कुछ नहीं हो पाता। करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया है, या मैं आपको बोलूँगा कंटेम्प्रेरी इश्यूज एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको एक सोर्स फिक्स करना पड़ेगा, तभी उसके अराउंड फिर अपना स्टैटिक ऑप्शनल ऐसा एथिक्स इनको कर पाओगे। ये थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आज का देख लो, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है जो आज आपको लिखना है। और यहाँ पे कार्बन क्रेडिट रिमूवल एंड कार्बन डायरेक्ट रिमूवल एंड कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज दो हेल्पफुल इन ग्रीन हाउस गैस गैसेस मिटिगेशन बट नॉट विदाउट लिमिटेशंस। ठीक है, अपनी उसकी लिमिटेशंस है। कोई क्वेरी आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना। और ये वेबसाइट है www.sauravpandeyupsc.com, जहाँ पे आपको मैगजीन, PDF सब कुछ मिल जाएगा। इसी में कोर्स की जानकारी भी आपको मिल जाएगी और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे टेस्ट, जो इसका 9th टेस्ट है वो इस संडे को शेड्यूल्ड है। और 7 टेस्ट के PDF आ गए, 1-2 दिन के अंदर पूरे बाकी PDF भी आ जाएंगे। इसका जो प्राइस है असल में, जो मैंने रिड्यूस करके रखा था, आज उसका लास्ट डे है। अब दोबारा से प्राइस नहीं रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि बार बार रिड्यूस करना, इंक्रीज करना, इस सब में आई डोंट बिलीव। अब आपने मैसेज किया, मैंने एक बार कर दिया, अब इसके बाद इसका कोई प्राइस ना रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आज आप ज्वाइन कर लेना। इसमें टोटल 50 टेस्ट हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसमें मैं एक लाइव सेशंस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक बार ऑप्शनल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द लाइव सेशन। इसमें थोड़ा रिव्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे करना है, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आएंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी ऑप्शनल की मेरी, मतलब इस हफ्ते ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। काफ़ी बर्डन खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर मेरे पास काफ़ी समय रहेगा और उसमें फिर ये सब चीज़ों पे आई एम गोइंग टू फोकस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। शुरू करते हैं, पहला टॉपिक देख लो, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, तो ये जो टॉपिक है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इसको आप नोट कर लो। साइंस टेक कैटेगरी के अंदर आपको नोट कर लेना है। इसमें हम एक जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ है GPAI, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। 5 या 10 नंबर का सेपरेट प्रश्न इसमें आ जाएगा, क्योंकि इंडिया 24 में इसका चेयरपर्सन भी बनेगा और अभी समिट भी इसकी इंडिया में ही है, तो हुई है। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है GPAI के ऊपर, प्लस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GPA भी शॉर्ट में इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही से इस्तेमाल हो, ट्रस्टवर्दी और रेस्पॉन्सिव, ये 2 शब्द आप यूज कर सकते हो। AI का इस्तेमाल पॉजिटिव हो, ट्रस्टवर्दी और रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो मेंटेन रहे, है ना। मतलब उसका गलत इस्तेमाल भी बहुत है, तो उसको किस तरीके से जो है रेगुलेट किया जाए, ये बहुत मैटर करता है। आज 5am सीरीज में भी मैंने आपको एक कंसेप्ट हमने डिस्कस जो है वो किया था। तो यहाँ पे इंडिया जो होस्ट करेगा, इज होस्टिंग द समिट। और GPI ग्रुपिंग का 2024 का जो चेयरपर्सन है वो भी इंडिया का है। इंडिया ने जो इस डिक्लेरेशन में भी एक चीज़ जो हाईलाइट की गई है, उसमें क्या है, दैट इज प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड एंड ट्रस्टवर्दी AI। और जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हों, ह्यूमन राइट्स का भी रिस्पेक्ट हो, रेस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल, ह्यूमन सेंटर्ड। ये देखो, ये सब की वर्ड्स हैं।
या अपने वोकैब में आप लिख लो। यहाँ पे ऐसा नहीं कोई आपको डिक्शनरी निकालनी पड़े, बट जब आप एआई पे लिखोगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखोगे, तो ये शब्द जो है आपके पास होने चाहिए। है ना? ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो रहे, हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो रहे, उसको रिस्पेक्ट जो है वो आपका करना चाहिए। तो ये शब्द आपको याद रखना, ट्रस्टवर्दी डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड यूज़ ऑफ एआई। तो ये हाइलाइट जो यही किया गया है कि जीपीआई की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसमें नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के देश हैं, यूरोप के हैं, ईस्ट एशिया के हैं, हम भी इसका हिस्सा हैं। और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही से इस्तेमाल हो सके, उसे ट्रस्टवर्दी तरीके से रिस्पॉन्सिबल वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आपका जो है वो किया जा सके, और सारे जितने लोग हैं सबके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेनिफिट है वो रीच कर सके, ये इस पे आपका फोकस किया गया है। तो जो दिल्ली डिक्लेरेशन है अभी, उसमें भी इन्हीं चीज़ों पे फोकस आपका किया गया है। मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल हो, प्लस जो कंसर्न है जैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें, एआई के यूज़ से एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी, जैसे मान लो किस एल्गोरिदम का यूज़ करके बनाया जा रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी होना, फेयरनेस, आईपीआर, जैसे आज के समय में ये भी है कि कुछ भी कंटेंट क्रिएट के उसका पेटेंट करा लो या कॉपीराइट करा लो, ये सब भी आजकल देखना, जैसे चैट जीपीटी से आप कंटेंट क्रिएट हो सकता है, रिसर्च पेपर क्रिएट हो सकता है और फिर अपने नाम पे करा लो, तो ये सब चीज़ें रोकना है। ये सब चैलेंजेस है, तो ये दो चार लाइनें ना एआई पर क्या चैलेंजेस हैं वो हाईलाइट कर रही है, और हमें क्या चाहिए वो ये हाईलाइट कर रहा है। तो ये कंटेंट थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन, ह्यूमन वैल्यू राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उसमें जो थ्रेट है उसको कैसे रोका जा सके। क्योंकि देखो एआई का, जैसे कल भी एक हमने याद हो तो हमने एक एग्जांपल मैंने आपको किया था, यही सब कंटेंट इकट्ठे करने होते हैं। कल मैंने एक एग्जांपल इकट्ठा आपको बताया था, एआई बेस्ड एक सिस्टम है जो कि जो भी वोटर्स उनकी प्रोफाइलिंग करके उनको कॉल करके उनसे इंटरेक्ट करेगा, वो पता ही नहीं चलेगा सामने वाले का कि वो कौन है। ठीक है, इस टाइप से जो है देखने को मिल रहा है। तो इससे हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू भी तो अफेक्ट होगी। हम कोई ऐसा रोबोट और कोई ऐसे लोग को थोड़ी ना इलेक्ट कर सकते हैं। हमें तो देखना है कि जो लीडर हैं वो किस तरीके से जो है उनको उनके काम के अनुसार हम उनको इलेक्ट करें, अपनी वोटिंग राइट्स का सही से इस्तेमाल करें। वोटिंग राइट्स जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड आपका नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ ध्यान रखना। देखो अब जीपीआई क्या है, ये मल्टी स्टेक होल्डर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर इसका हिस्सा, मतलब मात्र सरकार नहीं है इसमें, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री, एकेडमिशियन, बहुत सारे लोग इसका, इसलिए मल्टी स्टेक होल्डर है। तो इसमें देखो साइंस के एक्सपर्ट है, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिया, सभी लोग इसका हिस्सा हैं। और ओईसीडी जो संस्था है उसके रिकमेंडेशन पे इसका गठन भी जीपीआई का है, और इवन ओईसीडी का जो सेक्रेटेरिएट है उसी का इस्तेमाल जीपीआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीपीआई जिसे हम कहते हैं उसी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी इसकी समिट्स होती हैं, या जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेक्रेटेरिएट, ओईसीडी का जो सेक्रेटेरिएट उसी को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मतलब एआई के चैलेंजेस क्या हैं, और अलग अलग जो डिफरेंट, क्योंकि हर जगह अपना एप्लीकेशंस हैं, साइंस के एक्सपर्ट्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के अपने नॉर्म्स हैं, उन सब के एक्सपर्ट्स मिलकर और फिर कैसे एआई को आगे ले जाया जा सकता है, क्या चैलेंजेस हैं, रेगुलेशंस किस तरीके से किया जा सकता है, ट्रस्टवर्दी और रिस्पॉन्सिबल एआई कैसे बनाया जा सकता है, ये सब फोकस आपका किया गया है। तो ये चीज़ जो है एक एक आपका फोकस किया गया। तो ये बार बार वही सेम पॉइंट्स रिपीटेड है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ जो मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। अब इसमें देखो 4 मेजर थीम्स है, देखो नोट्स जरूर से बनाना है, ध्यान रखना है। 4 वर्किंग ग्रुप्स थीम है। इस पे एक तो ये शब्द याद रख लो, एक तो रिस्पॉन्सिबल एआई है, डेटा का गवर्नेंस है, फ्यूचर ऑफ द वर्क है, इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। तो रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज़ कर रहे हो रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि उसका एक पर्पस हो, होना चाहिए। फिर फॉर एग्जांपल डेटा जो जनरेट हो रहा है उसका कैसे गवर्नेंस किया जा सकता है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगर एआई का इस्तेमाल बहुत हो रहा है तो उसमें फ्यूचर में कार्य किस तरीके से होंगे, और इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन, ये सब एरियाज पे, ये 4 मेजर एरियाज है जहाँ पे जीपे के एक्सपर्ट्स डिस्कस करते हैं और एक सॉल्यूशन की तरफ जो है वो प्रोसीड आपका करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, इनोवेशन करना, आर्थिक जो ग्रोथ है उसमें एआई का कैसे इस्तेमाल है, सभी को डेवलपमेंट के बेनिफिट रीच करे, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी फोकस किया जाता है। एआई का ये एप्लीकेशन भी जो है वो आपका हाईलाइट इसी के तहत है। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा देख लो कि प्रिंसिपल्स की अगर बात किया जाए तो ये इस शब्द देखो याद रखना, ठीक है, ये कंटेंट हो सकता है अगले साल रिपीट भी ना हो। तो ह्यूमन सेंट्रिक वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी,
सिक्योरिटी, सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये शब्द आप याद रखना, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब सभी के लिए उसका बेनिफिट हो सके। अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी देखने का मतलब ये है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब जो भी आप एआई का वो बना रहे हो तो उसमें जो भी कोडिंग एल्गोरिदम है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, कुछ हो तो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबल करना। और ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यू का ध्यान में रखना। अब ऐसा ना हो कि देखो, अब आप खुद सोचो कि एआई का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीज़ें, खराब चीज़ें भी की जा सकती है जो हमारे लिए ठीक नहीं है ना। समाज की कुछ वैल्यूज़ होती है ना, जैसे वुमेन की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना, है ना। ये तो समाज के अंदर एक वैल्यू सिस्टम है। आपको वुमेन डिग्निटी रिस्पेक्ट करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइल्ड राइट्स का रिस्पेक्ट करना। अब उन वैल्यूज़ को तार तार करके और एआई के माध्यम से आप कुछ भी बना सकते हो और कुछ भी दिखा सकते हो। तो ह्यूमन वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना जरूरी, ये बात है। अब ये सिक्योरिटी और सेफ्टी, अब इस टाइप से मान लो ह्यूमन वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट ना करो, कुछ भी बना के दिखा रहे हो, अब आपको उससे कमाई हो रही है, तो इसका क्या मतलब है। वैल्यूज़ तो होनी चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो लोगों के पैसा तो देखो, जो कहा जाता है ना, जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट क्या होता है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट ये होता है कि जहाँ पे उसको लगता है ना यहाँ से पैसा जो है जनरेट हो सकता है, तो वो हर कार्य को करेगा, उस कार्य को वो करना पसंद करेंगे जहाँ से भी पैसा जनरेट होता है। यही कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। तो हमें वैल्यू ह्यूमन सेंट्रिक देखना है, इथिकल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसकी तरफ जाना है, और उसको एआई को कैसे यूज़ करें वो देखना है। फिर देखा जाए तो यहाँ पे हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करना, उसके बाद डिजिटल इकोसिस्टम एआई के लिए डेवलप करना, फिर उसके बाद प्रॉपर जो पॉलिसीज़ हैं वो लेकर आना, फिर ह्यूमन कैपेसिटी मतलब हमारे स्किल्स को इन्हांस करना जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्य कर सकें, ट्रस्टवर्दी एआई को कैसे लेकर आना, उसके लिए देश के बीच को कोऑपरेशन इंक्रीज करना, और जीपीआई का जो सेक्रेटेरिएट है वो आपका ओईसीडी के अंदर भी इस्तेमाल होता है। देखो ये सारे सारे का सारा कंटेंट पेपर में नहीं आया है, इस पर रिसर्च करके मैंने आपके लिए बनाया हुआ है कंटेंट। तो ये कंटेंट देखो मैटर करता है। अब अगर आप इतना कंटेंट है एआई पे ऐसे लिखने को आ जाए, कुछ भी लिखने को आ जाए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। और एक अच्छा स्टूडेंट या एस्पिरेंट क्या करता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना तो आप लिख लो, काम खत्म, ऐसा नहीं है। सोचा करो, मतलब खाली लिखने से और सुनने से काम नहीं चलेगा, थॉट प्रोसेस भी डेवलप करना है, उसको भी अपने पढ़ाई में इंक्लूड करना है। क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन और इसके तो हमारी सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो रही है, बट आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आईएमएफ क्लियर सेकंड ट्रांच ऑफ $337 मिलियन फॉर श्रीलंका। तो यहाँ पे भी श्रीलंका को एज पर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसमें जो देश अगर मान लो उधारी वाले ट्रैप में फंसा है, जैसे चाइना की वजह से डेट ट्रैप में फंसा भी था श्रीलंका, तो उसके लिए भी कुछ पैसा जो आईएमएफ के द्वारा दिया गया है एज पर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। हमारे लिए काम का क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो इसे आप आईआर और इकोनॉमी के अंदर इस टॉपिक को लिख सकते हो कि श्रीलंका को आईएमएफ ने पैसा ये प्रोवाइड किया। देखो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत क्या है कि जहां भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे जनरेट होता है कि अगर सपोज करो आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो और कुछ इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करोगे कमाई होगी, इंपोर्ट करोगे तो पैसा आपको देना होगा। दोनों के बीच में जैसे आपने एक्सपोर्ट किया उसमें आपने 120 रुपये कमाया, और आपने इंपोर्ट किया उस 100 रुपये का इंपोर्ट किया, तो 20 रुपये बचा आपके पास। तो वो 20 रुपये जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज है, एक एग्जांपल है, मान लो $20 बचा, तो वो फॉरेन एक्सचेंज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो। तो यहाँ पे क्या है कि जब देश बहुत चीज़ें इंपोर्ट करता है, वो कुछ खुद नहीं कर पाता, तो उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट बचेगा नहीं। अब नहीं रहेगा तो उसको फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होगी, जो कि एज पर आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ का हिस्सा है श्रीलंका, तो आईएमएफ का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उसके माध्यम से पैसा जो है उसको दिया जा रहा है, पैसा जो है दिया आपका जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने ये आईएमएफ की साइड से ही लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या क्या चीज़ है, पहला इसका पर्पस की बात करें तो पर्पस में क्या है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना देशों को जो भी मतलब ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू जो है फेस आपका कर रहे हैं। पॉलिसीज नीडेड टू करेक्ट द स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, जो भी स्ट्रक्चरल लेवल पे जो इम्बैलेंसेस हैं उनको कैसे दूर किया जाए उस पर कार्य करना। सारे जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर आपके जो है बन सकते हैं, बट जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो इस फैसिलिटी का साथ में यूज़ भी करते हैं विद एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। तो एलिजिबिलिटी सबके पास है, सभी इसका मतलब जो आईएमएफ का हिस्सा है सब इसको सभी लोग इसका इस्तेमाल इस फैसिलिटी का कर सकते हैं। कंट्रीज की जो पॉलिसीज़ हैं ये बेसिकली इसमें ये फोकस ही किया जाता है कि जब भी पैसा दिया जाएगा
आईएमएफ के द्वारा, तो वो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोलते हैं, जैसे अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, ये सब चेंजेस करो, क्योंकि आपको रिपे भी तो करना है। तो वो पैसा इसी वजह से देंगे जब वो देख लेते हैं कि अच्छा ये कमियां हैं इनकी इकोनॉमी के अंदर और इनको इन एरियाज में काम करना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल अपने जो उसका ढांचा है अपनी इकोनॉमी का, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर इसमें पीरियोडिक रिव्यू भी होता है। टिपिकली अगर देखा जाए तो 3 साल के लिए अप्रूव किया जाता है और लगभग 4 ईयर्स तक एटमैक्स जो है वो किया जाता है। रीपेमेंट 4.5 से 10 साल के अंदर 12 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं पैसा ले लिया और फिर मजे कर रहे हैं, पैसा रीपे भी करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो गो थ्रू हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं, ये इकोनॉमी पेज में RODTEP US EU स्लैम काउंटरवेलिंग ड्यूटीज ऑन 4 इंडियन गुड्स। यहाँ पे हमारे लिए काम का क्या है, इकोनॉमी का टॉपिक है, और यहाँ पे हमारे लिए काम का है, ये एक टॉपिक है RODTEP और काउंटर हमारे लिए जो काम है ये इकोनॉमी का टॉपिक है। और इसमें वी हैव लाइक एक तो हमारे लिए जो काम का है वो है RODTEP स्कीम क्या है भारत की, और दूसरा क्या होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है। ठीक है, काउंटर वेलिंग जो ड्यूटी है वो क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है वो हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स सी क्या क्या बात की जा रही है। तो अभी हाल में EU और यूरोपियन यूनियन ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी हमारे 4 इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगाए हैं, लगभग 4 इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उन पे लगाए हैं। तो उसको थोड़ा समझते हैं, जस्ट टू काउंटर जो ROD ये जो स्कीम है उसको काउंटर करने की। देखो RODTEP जो है दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ये हमारी स्कीम है, जो स्कीम आपकी इफेक्टिव हुई 1 जनवरी 2021 से, ये स्कीम आपकी इफेक्टिव हुई। अब इसमें देखो क्या है, जैसे मान लो हमारे देश के लोग हैं, वो कोई कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट से पहले अब जो प्रोडक्ट वो बनाएंगे ना, उसमें कई प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। तो ये जो स्कीम इसके तहत क्या होता है, सर्टेन जो टैक्सेस और सारी चीज़ें जो लगते हैं उसमें कुछ छूट मिल जाती है। तो मान लो कोई प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो उसकी कीमत है वो 100 रुपये लगी, और टैक्स वैक्स सारा मिला के, तो इस स्कीम में मान लो जो भी टैक्सेस है उसमें कुछ छूट मिल गई, और भी कुछ छूट जो इनको मिल जाती है, तो 20 रुपये की मिल गई, तो इनके लिए जो कॉस्ट है 80 रुपये का हुआ। अब मान लो 80 रुपये की चीज़ या $1 की चीज़ जब ये US और EU में बेचेंगे, तो अगर ये 85 में भी बेचें या मान लो $1 से थोड़ा ऊपर भी बेचें, तब भी प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो सामने वाला जो देश है वो क्या करता है कि अगर इन्हें 20 रुपये की छूट मिली है ना, तो 20 रुपये का जो छूट इनको मिली है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को के कॉम्पिटिटिवनेस को बचाने के लिए, वो 20 रुपये का काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते हैं। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी बेसिकली लगाई क्यों जाती है कि जैसे मान लो कोई देश आपके यहाँ पे, मान लो हमारे देश में एक एग्जांपल, जैसे चलो अभी तो केस US EU का है, तो हमारा प्रोडक्ट अगर US और EU में जा रहा है, उनको ये लग रहा है कि इनके 4 जो प्रोडक्ट है ना, इन 4 प्रोडक्ट को इस RODTEP स्कीम के तहत सर्टेन बेनिफिट्स इनको मिल रहा है, और इससे इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो रिड्यूस हुआ, और हमारे जो लोग हैं जो उनके US और EU वाले जो कंपनी वाले हैं, उनको वही प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, और उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी मिल जाएगी, मतलब जो भी सब्सिडी, रेमिशन या छूट जो भी मिलती है उसको बैलेंस करने के लिए जो देश है जहाँ पे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये PDF में शेयर कर दूंगा, आप लोग गो थ्रू हो जाना। यही चीज़ इसमें आपके लिए मेंशन्ड है। ठीक है, जो भी मान लो इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज के माध्यम से सेंटर स्टेट लोकल लेवल पर डिफरेंट टैक्स लेवीज जो लगी हुई हैं, उसमें जो छूट है वो आपकी मिलती है। और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जैसा मैंने आपको बताया, इसको पॉज करके आप लोग देख लेना, जो बोला है वही इस पर लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ CCS एंड CDR एंड द ग्रिप ऑन फ्यूचर क्लाइमेट। साइंस टेक का पेज देखोगे ना, तो उसी पर ये टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन्ड है, इसको ध्यान से समझना। और ठीक है, पहले हमें CCS और CDR समझना है क्या है, और फिर उस पर फिर और भी चीज़ें BECS क्या है। ठीक है, शब्द थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अभी इस सेशन मतलब अभी ये 5-6 मिनट में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी विथ एग्जाम्पल मैं आपको शो करूँगा। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग CCS CDR BEE, मतलब अभी एक आएगा BESS करके एक है, ये शब्द हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं COP28 में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बोल रखा था COP28 के लिए पेज छोड़ के आप लोग रखना, ये एनवायरमेंट कैटेगरी में आप लोग नोट करना। ठीक है, तो अब पहले ये डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद चीज़ें आपको क्लियर और होंगी।
ठीक है, अगर आपको इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तो डायग्राम अगर आप देखोगे फिर जो बातें लिखी हैं आपको आसान हो जाएगा। तो देखो, एक होता है CCU, कार्बन कैप्चर्ड एंड रीयूज्ड, एक होता है CCS, कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड, एक होता है CDR, कैप्चर्ड मतलब CDR मतलब कार्बन डायरेक्ट रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, या कार्बन को डायरेक्ट आप रिमूव कर रहे हो। तो ये 3 टर्म्स होते हैं। अब देखो, मान लो कैप्चर्ड एंड रीयूज मतलब मान लो फैक्ट्री से ये धुआं जो है निकला, इसमें जो भी कार्बन और ये सब निकला उसको आपने कैप्चर किया और उसको रीयूज कर लिया, किसी पर्पस के लिए रीयूज किया, इसको बोलते हैं CCU, मतलब आपने कार्बन कैप्चर किया और उसको रीयूज कर लिया किसी पर्पस के लिए। आपने कार्बन को कैप्चर किया और उसको स्टोर कर लिया, मतलब रीयूज नहीं कर रहे हो, कहीं स्टोर कर लिया, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे स्टोर होता है, तो उसे बोलते हैं CCS। और यहाँ पे क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन है वहां से आप उसको रिमूव कर देते हो। जैसे मान लो बहुत सारे इसके तरीके हैं, पेड़ होड़ लगा दिए, ठीक, खूब सारे पेड़ होड़ लगा दिए, यहाँ पे आप स्टोर नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे कार्बन सिंक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो। तो समझना, जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ की पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या करेंगी, पत्तियां बेसिकली CO2 का यूज करेंगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, कार्बन सिंकिंग के रूप में काम करेगा। तो ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 है उसको ये मतलब रिमूव करेंगे डायरेक्टली, इसको आप स्टोर नहीं कर रहे हो। तो ये 3 टर्म्स में आपको अंतर जो है वो पता होना चाहिए, CCU, CCS और CDR। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइज मतलब कार्बन कैप्चर एंड रीयूज, फिर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ठीक है, CO कार्बन डाइऑक्साइड और जो रिमूवल है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब एक देखो और फोटो होंगी तो मैं दिखा देता हूँ, और एक शब्द और समझो, अभी जो कंटेंट लिखा है फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले जो ये है प्रोसेस समझ लो, इस पे डायग्राम के माध्यम से चीजें आपको, एक और टर्म अगर आप देखोगे तो इसमें जो यूज्ड है दैट इज बायो एनर्जी कन्वर्जन करके भी है। तो जैसे मान लो ये क्या है कि एटमॉस्फेरिक CO2 है, ये आपने पेड़ होड़ लगा दिए, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, क्योंकि ये जो पेड़ है इनकी पत्तियां CO2 को यूज करेंगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फिर क्या हो रहा है, ये जो बायोमास है, मतलब अब ये पेड़ आपने काटा, इसे बोलेंगे वुडी बायोमास। पेड़ है, अब समझना बात को, ये पेड़ है, पेड़ में पत्तियां हैं, एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 है ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज करेंगे और पेड़ बड़े होंगे। फिर जो आप पेड़ की कटाई करोगे, इसकी लकड़ी वकड़ियाँ काटोगे, तो वुडी बायोमास होगा। और जो है इसके बाद जो इसको यूज किया जा सकता है बायो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें कन्वर्जन प्लांट टू प्रोवाइड हीट, पावर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, मतलब इस बायोमास का आप इन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे जो आप अब इस प्रोसेस में जो भी CO2 जनरेट होगा उसको आप कैप्चर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और उसको भी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट पर्पस जो है उसमें आप यूज कर सकते हो। जैसे एक डायग्राम और भी यहाँ पे देखो, बाय यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हम शॉर्ट में BECCS, ठीक है, बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, यहाँ पे ये शब्द याद रखना, बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो यहाँ सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे आपको क्या है, वुडलैंड ग्रोन फॉर BECS, मतलब ये पेड़ आपने जंगल लगाए, इससे क्या है, जो भी बाहर कार्बन CO2 है उसको यूज किया, पेड़ बड़े हुए। CO2 कैसे यूज होगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पेड़ बड़े हुए। इन पेड़ों को क्या है, मतलब देखो BECCS के लिए ही पेड़ों को उगाया गया, लकड़ियां उकड़ियां काटी आपने, ठीक है, इनको आपने वो किया, ट्रक में डाला, ऐसे कन्वर्ट करके, डालने के बाद फिर आप इसका जो बायोमास है उसको लेकर गए पावर स्टेशन में, पावर स्टेशन में जो भी CO2 जनरेट हुआ उसको आपने कैप्चर किया, फिर उसको यूज किया, एक तो या तो स्टोर कर लिया और फिर उसको यूज किया, मान लो डिफरेंट फ्यूल वूल बनाने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है, ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया कि ये COP28 में बहुत सारे कंसेप्ट आते जा रहे हैं पूरे हफ्ते भर से, और इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। ठीक है, जैसे CCU, CCS, CDR और BECCS, ये टर्म्स आपके क्लियर पूरे होने चाहिए। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब चलो बात कर लेते हैं जो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड है, यही सारी बातें इस पर डायग्राम मैंने खूब सारे डाल दिए जिससे आपको क्लैरिटी और अच्छी रहे। अब इसमें एक और भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ शब्द और भी इसमें हैं वो मेंशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लेट्स सी अब इसमें क्या बात की गई है। तो यहाँ पे अभी क्या है, दुबई में जो COP28 है उसमें
अबेटमेंट एंड रिमूवल ऑफ कार्बन एमिशन यूजिंग मतलब जो भी कार्बन जनरेट हो रहा है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है बाय कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी। अब आपको समझ में आएगा CDR क्या होता है और CCS क्या होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें अबेटमेंट शब्द का थोड़ा सा डिबेट चल रही क्यों है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अबेटमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, व्हाट आर अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल। अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है? इसका अनअबेटेड का मतलब होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रिड्यूस करना। ये दूसरी जो भी ग्रीन हाउस गैस है, जैसे आप कोल, ऑयल या नेचुरल गैस की बर्निंग करोगे तो आप कुछ भी कदम नहीं उठा रहे हो जिससे कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन जो हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए या फिर जो CO2 के लेवल को आपका रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा जो अबेटेड शब्द का मतलब होता है कि यहाँ पे आप स्टेप ले रहे हो कि जो भी मतलब CO2 जनरेट हो रहा है या जो पॉल्यूशन है उसके लेवल को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ अनअबेटेड और अबेटेड दो शब्द यूज हो रहे हैं, तो ये शब्द थोड़ा सा आपको क्लियर हो। जैसे अब अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल का मतलब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से जो भी CO2 और कार्बन जनरेट हो रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो जैसा जनरेट हो रहा है उतना ही एटमॉस्फेयर में। अबेटेड शब्द का मतलब ये हुआ कि आप प्रयास कर रहे हो कि CCS या CDR टेक्नोलॉजी के माध्यम से या BECCS टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके लेवल को कैसे एक जो है वो आपका रिड्यूस किया जाए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो व्हाट आर CCS, तो ये मैंने आपको बता दिया है, वही इसमें लिखा हुआ है। CCS में जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो आप कैप्चर करके स्टोर करोगे, है ना, कई जो इंडस्ट्रीज में जैसे स्टील है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है, उसमें जो भी कार्बन जनरेट होगा उसको कैप्चर करके स्टोर करना। CDR टेक्नोलॉजी में अफॉरेस्टेशन आ जाता है, डायरेक्टली जो CO2 है उसको कैप्चर किया जा सकता है। कई ऐसी मशीन्स होती है जो ट्री की तरह होती हैं, मतलब जैसे ट्री फंक्शन करता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से CO2 को O2 में कन्वर्ट करना, तो वैसे ही कई ट्रीज होते हैं जो कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये CDR टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। और इसी तरीके से आपके पास बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो भी बायोमास जनरेट होगा उसके माध्यम से आप उसको यूज कर सकते हो। तो BECS मतलब इसमें जो BECCS में मैंने ये जो डायग्राम बताया ये याद रखना, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना। ये बहुत आसानी से फिर हम कर सकते हैं, और जो इसमें एनर्जी भी जनरेट हो रही है और साथ में जो हम ट्री जो लगा रहे हैं पौधे वौधे, वो बेसिकली इसी BECCS के लिए ही कर रहे हैं। देखो जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ ना, उसका लेक्चर को स्टार्टिंग से देखना, नहीं तो कंफ्यूज होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि अब जंगल आप पहले से ही बना रहे हो और इस जंगल को काट के और काट के फिर उसको पावर स्टेशन में यूज कर रहे हो, और जो CO2 जनरेट हो रहा है उसको डिफरेंट पर्पस के लिए रीयूज कर रहे हो। ये चीजें जो है आपके द्वारा की जा रही है। अब यहाँ पे देखोगे, अब जो टर्म है अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल, यहाँ पे इसमें कहा गया कि कंबशन ऑफ दिस फ्यूल विदाउट यूजिंग CCS टेक्नोलॉजी, मतलब आप फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कर रहे हो बट आप जो कार्बन कैप्चर स्टोरेज जैसी चीजों को यूज नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए ये शब्द यूज किया गया अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल। इट मीन्स फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हो, उसकी वजह से कार्बन जनरेट हो रहा, CO2 जनरेट हो रहा, उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये जो है ध्यान रखना है। अब इसमें यही कहा है कि धीरे धीरे नीड टू फेस आउट सच अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल। अब ये शब्द समझना बात को, अभी इस पे देखो, जो ड्राफ्ट है वो ये नहीं कह रहा कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ही खत्म कर दो, वही कह रहा है कि अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को आपको धीरे धीरे फेस आउट करना। इट मीन्स अनअबेटेड को अबेटेड कन्वर्ट करना है। फॉसिल फ्यूल अगर आप यूज भी करते हो तो उसके द्वारा जनरेटेड कार्बन और CO2 जो है उसके लेवल को आपको रिड्यूस करने का प्रयास करना है CCS टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब CDR कैसे काम करता है, तो इसमें लाइक अफॉरेस्टेशन, रीअफॉरेस्टेशन, BECS, ये सब तरीके होते हैं। अब ये भी देखो, अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट है जो कभी सुनने को मिला। अब मान लो कार्बन डायरेक्ट रिमूवल आप कर रहे हो या BECCS वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। अब इसमें आपको जंगल चाहिए, जैसे मान लो आपको कार्बन को डायरेक्टली रिमूव करना है तो एक बड़ा जंगल लगाना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे तो उसमें आपको जमीन चाहिए। अब आप डेवलपिंग कंट्रीज को बोलोगे तो कि मतलब डेवलप्ड देश जम के कार्बन निकाले और डेवलपिंग देश को बोलो तुम जंगल लगाओ और ये CDR को फैसिलिटेट करो या BECCS का जो है फैसिलिटेट करो। तो डेवलपिंग देश कहेंगे कि यार हमारा भी काम, हम भी ग्रो करेंगे, अगर हमारी सारी जमीन पे आप ऐसा जंगल लगा दोगे तो फिर हमारा डेवलपमेंट का क्या होगा। तो ये चैलेंज है इस CDR को इंप्लीमेंट कैसे। ऐसा नहीं कि घर में 2-4 गमले लगा दिए इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड पूरा रिमूव हो जाएगा।
तो जो हमें एम अचीव करना है, जिसमें हम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो है वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज ना हो, तो उसके लिए इन टेक्नोलॉजीज़ को हमें सही से इम्प्लीमेंट जो है वो करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अब जैसे मान लो वर्ल्ड का जो यूज़ है कोल, ऑयल और गैस इन 2050, उसे 95% से 60%, 45% से रिड्यूस करना पड़ेगा। तभी हम अपने जो कार्बन एमिशन मतलब जो टेम्परेचर रिडक्शन वाला गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। और विदाउट सीसीएस एक्सपेक्टेड रिडक्शंस आर 100%, 60% और 70% फॉर कोल एंड ऑयल एंड गैस बाय ठीक है 2050। मतलब इन टेक्नोलॉजीज की हमें जरूरत कंटिन्यूसली पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब इन्होंने आर्टिकल 370 पे अपनी बातें बोली हैं। मैं आपको बार बार इस चीज़ को बोलूंगा, जब आप इंटरव्यू भी दें और कुछ भी दें, तो आप जो भी स्टैंड रखें उस स्टैंड को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जो भी सरकार के द्वारा चीज़ें बोली गई हैं उनको रेस्पेक्ट करते अपने ओपिनियन देना है। कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थॉट्स मत रखना, इसका आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। हो सकता है आपके व्यू पॉइंट डिफरेंट हो, बट ये समझना है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये डिस्कस नहीं करूँगा कि कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया या कुछ ऐसा दिया। वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, जैसे ऑथर है इनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। यहाँ पे हमारे लिए एक शब्द मेंशन्ड है, मोनिज्म क्या है। ठीक है, पॉलिटी के अंदर आपको लिखना है, ऊपर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनिज्म। ये हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। पॉलिटी के अंदर एक होता है ड्यूअलिज्म, एक होता है मोनिज्म। अब जैसे मान लो हमारा देश है, लॉ से चलता है ना। वी टॉक अबाउट, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताओ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म में क्या अंतर है। सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा ग्रुप में, तो सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, वो आप कर देख लेना। पूरे पुराने जितने भी पीडीएफ आपको चाहिए, तो वेबसाइट का नाम है जो मैंने स्टार्टिंग में डाला था www.saurabhpandeyupsc.com, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको यूज कर लो। सीसेट की क्लासेस चल रही हैं, प्लीज गो थ्रू द सीसेट क्लासेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज करो हमारा देश लॉ से चलता है, वो लॉ हमारे देश से खुद के हो सकते हैं डोमेस्टिक लॉ, या इंटरनेशनल हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ। तो दो हो गए, एक इंटरनेशनल लॉ, एक डोमेस्टिक लॉ। तो यहाँ पे जब हमारा डिसीजन मेकिंग होगा, सपोज करो कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, कोर्ट के द्वारा कुछ जजमेंट होता है, तो जब जजमेंट डोमेस्टिक लॉ को कंसीडर करता है, सिर्फ मान लो सपोज करो कि वो या तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखा जाए, तो मोनिज्म एंड डुअलिज्म बोथ ऑफर अप्रोच टू हैव इंटरनेशनल लॉ कम इनटू इफेक्ट विद इन द स्टेट, हाउ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ रिजॉल्व। Many states are partly monist and partly dualist in their actual application of international law in the national system. अब इसको समझना थोड़ा सा। मोनिज्म दैट इज रिफ्लेक्टेड इन, यहाँ पे मोनिस्ट एक्सेप्ट दैट internal and international systems form a unity, both national legal rules and international rules that a state has accepted. तो यहाँ पे देखो मोनिस्ट क्या कहते हैं। मोनिज्म शब्द का क्या मतलब, जैसे आपका डोमेस्टिक लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है, तो डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ दोनों के बेसिस में जजमेंट देंगे। मतलब अगर मान लो हमारे कोर्ट है, अगर वो मोनिस्ट अप्रोच है या मोनिज्म की अगर हम बात करें, तो उसमें जो डोमेस्टिक लॉ जो हमारा संविधान है और उसका इंटरनेशनल लॉ है, दोनों को कंसीडर करते हुए और फिर जो है जजमेंट आएगा। तो इसे मोनिज्म शब्द इसके लिए यूज होता है। ड्यूअलिज्म का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मतलब एक सेपरेट रखना, डोमेस्टिक लॉ हो या फिर इंटरनेशनल लॉ, एक को रखना, या मतलब दोनों को नहीं कंसीडर करना। आप कुछ चीज़ों में खाली डोमेस्टिक लॉ देख रहे हो, कुछ चीज़ों में खाली इंटरनेशनल लॉ देख रहे हो। बट मोनिस्ट अप्रोच क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनिज्म क्या है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछा था, अगर आपको याद हो बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं पता तो कल बता दूंगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमने डिस्कस किया था। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूअलिज्म, ये दो शब्द हैं, क्लियर होना चाहिए। मोनिज्म कहता है कि डोमेस्टिक लॉ इंटरनेशनल दोनों को मिला के और फिर जजमेंट दोगे आप। ड्यूअलिज्म कहता है या तो एक समय में आप डोमेस्टिक लॉ कंसीडर करो या एक समय में इंटरनेशनल लॉ कंसीडर करो। अब इसमें कहा कि किसी देश की सोवेरेनिटी को अगर आपको डिफाइन करना है, तो उसमें आपको एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल लॉ दोनों कंसीडर करना चाहिए। ये इन्होंने ओपिनियन दिया। मैं आर्टिकल 370 पर क्या कैसा है वो नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, तो वो हमारे काम का भी नहीं है। जो इतना होना था वो सब हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, इस पर आर्टिकल्स आएंगे, तो इस पर अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस भी कर लिया है। तो यहाँ पे दुबई कंसेंसस डेवलप किया गया है, ये COP 28 वाले में नोट कर लेना। ठीक है, सो फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल और नेट जीरो एमिशन तक हम रीच करें। वी शुड मूव, जैसे कुल मिला के हम फॉसिल फ्यूल को का इस्तेमाल रिड्यूस करें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अनअबेटेड से अबेटेड की तरफ, अभी टर्म मैंने एक्सप्लेन किया उसकी तरफ हम प्रोसीड करें। दुबई कंसेंसस में चीज़ें आई हैं।
और फिर नेट जीरो एमिशन कैसे किया जा सके, मतलब जितना कार्बन आपका जनरेट हो रहा है उतना हम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डेवलप करें, तभी हम जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना हो, उसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है, आप लोग गो थ्रू हो जाना। क्वेश्चन देख लो, कार्बन डायरेक्ट रिमूवल एंड कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी दो हेल्पफुल इन ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशंस बट नॉट विदाउट लिमिटेशन। बढ़िया लिखना पड़ेगा आपको। कोई डाउट है इस नंबर तक रीच कर सकते हो, ये सौरभ पांडे CSE ऐप में आकलन सीरीज में आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हो। और आज मैं आंसर चेक भी करूंगा कुछ। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में www.saurabhpandeyupsc.com पे जाके आपको फ्री कंटेंट एंड एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, सो वो आप लोग गो थ्रू जो है वो आप हो सकते हैं। उसके बाद सारे टेस्ट आपके हैं। ये टेस्ट जो 50 टेस्ट हैं इसका प्राइस जो मैंने रिड्यूस कर रखा था, उसका आज लास्ट डे है। अब मैं कोई प्राइस रिड्यूस नहीं करूंगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि बार बार इंक्रीज डिक्रीज ये सब में बहुत समय लगता है, और ये एक अलग फिर ये है, इस पर दिमाग नहीं लग पाता है। अब प्राइसिंग आपको कोई रिड्यूस नहीं होगा, जो प्राइस इसका पहले से था वही चलता जाएगा। तो ये टेस्ट हैं, टोटल 50 टेस्ट है। 9th टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। 8th टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, सारे PDF डाल दूंगा, रिवाइज करना। इसमें मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने जाऊंगा, कुछ लाइव क्लासेस भी आपको रहेंगी प्रीलिम्स के लिए तैयार करने के लिए, वो भी शुरू होने वाली है। जैसे ऑप्शनल की क्लास मेरी इस हफ्ते खत्म होगी तो ये सब कदम उठाऊंगा, क्योंकि ऑप्शनल एक बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारी खत्म होने वाली है। फिर एग्रीकल्चर का नया बैच आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्लान कर रहा हूँ कि पबैड के लिए भी काम करूँ, बिकॉज आई हैव डन एम पबैड, ऑल इंडिया रैंक 3 है मेरी जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो काफ़ी कंट्रोल कमांड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो वो भी ऑप्शनल अगर प्लान किया तो मैं आपको जरूर से वो भी शेयर आपको करूंगा। ठीक है, तो ये ARC रिपोर्ट्स हैं, वो सारे डाल दिए। देखो जो रिपोर्ट्स इसमें मैंने डाली हैं वो रिपोर्ट्स आपकी GS रिलेटेड है। ठीक है, सारी रिपोर्ट्स नहीं, जो हमारे जनरल स्टडीज में काम किए वही है, ये ध्यान रखना है। तो ये टेलीग्राम चैनल है सौरभ पांडे UPSC करके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप आकलन सीरीज का हिस्सा नहीं है तो भी आप अपने आंसर यहाँ पोस्ट करें, एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा और लिखते जाए। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।